हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नेहाज एकेडमी। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो अभी हम कर रहे हैं यूजीसी नेट जून 2024 की प्रिपरेशंस एंड आप सब ने भी शुरू कर दी होगी। अगर नहीं की है तो प्लीज़ जल्दी करिए, क्योंकि सिर्फ 1.5 से 2 महीने में एग्ज़ाम है और उन एग्ज़ाम्स में आपको जो पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के 10-10 यूनिट कंप्लीट करने हैं। तो ये इतनी जल्दी तो हो नहीं पाएगा। तो आपको ज़रूरत पड़ेगी कि क्या क्या टॉपिक्स पढ़ें, यानी कि मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स जो हैं उन सब पे ध्यान देने की ज़रूरत है। तो यही मैं लेकर आई हूँ आपके लिए कि आपको जो भी मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स हैं, यानी कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं यूनिट वाइज, वो किस तरीके से कवर करें और कौन कौन से टॉपिक को कवर करें। तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करेंगे हमारी कॉम्प्रिहेंशन की क्लास, क्योंकि इससे पहले हमारी टीचिंग एप्टीट्यूड एंड रिसर्च एप्टीट्यूड की क्लास हो चुकी है। तो आज करेंगे कॉम्प्रिहेंशन। अब आप बोलोगे इसमें टॉपिक क्या है, तो इसमें कुछ टॉपिक नहीं है, बस कुछ टिप्स हैं जो कि मैं आज आपको इसमें फॉलो कराऊंगी। आप देखो उस टिप्स को फॉलो करके कि आप कॉम्प्रिहेंशन में एक्यूरेसी के साथ उसे कैसे पूरा कर सकते हो, और आपके जो कॉम्प्रिहेंशंस जो आते हैं, जो कि पेपर 1 में भी आपको आता है, पेपर 2 में भी आता है, तो ये सारी चीज़ें आप कर पाओगे कब? जब आप बहुत ही अच्छे से इसकी प्रिपरेशन करोगे। तो चलिए देख लेते हैं हमारी ये वीडियो। लास्ट तक ज़रूर देखना क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं हमारी कॉम्प्रिहेंशन की क्लास। तो इसमें हम करेंगे कि जो टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं वो हम कैसे इसमें यूज कर सकते हैं। इससे पहले मैं आपको कराऊंगी अभी थोड़ा सा बेसिक, जो कि इसके बारे में बताएगी यूजीसी नेट जेआरएफ के बारे में, एंड साथ ही साथ पेपर 1 इसमें जो कितने कितने यूनिट्स हैं और उन यूनिट्स के बारे में छोटी छोटी सी जानकारी है जो कि आपके लिए बहुत ही जरूरी है। तो आप चलिए शुरू करते हैं हम, और आप वीडियो को जरूर देखिए बहुत ही ध्यान से। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो यूजीसी नेट है इसको एनटीए कंडक्ट कराती है। एनटीए का फुल फॉर्म होता है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, और ये बहुत सारे एग्जाम्स वैसे कंडक्ट कराती है। ये एक एजेंसी है, यानी कि आप समझो ना कॉन्ट्रैक्ट जो बेस्ड होता है, कॉन्ट्रैक्ट इसको दे दिया कुछ भी कराने का, तो वैसे ही यूजीसी ने ना इनको भी दे रखा है, ये एग्जाम में कंडक्ट कराते हैं। ये साल में 2 बार होता है, यानी कि एक जून में और एक होता है दिसंबर में। तो साल में 2 बार कंडक्ट कराए जाते हैं। और जो यूजीसी नेट जो है, आपको ये देखने को मिलेगा कि यूजीसी नेट और सीएसआईआर नेट, यानी कि बेसिकली अगर आप जान लो कि अगर आपने आर्ट्स एंड कॉमर्स ले रखा है तो आपके लिए यूजीसी नेट जेआरएफ, एंड इसके अलावा जो भी चीजें पढ़ने हैं टेक्नोलॉजी बेस्ड जो होती है वो सीएसआईआर नेट के थ्रू आती है। ठीक है, तो आर्ट्स एंड कॉमर्स ये होते हैं टोटल 83 सब्जेक्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट में कंडक्ट कराए जाते हैं, जिसमें बहुत सारे लैंग्वेजेस होते हैं। तो ये जो यूजीसी नेट जो है, यूजीसी नेट जेआरएफ का जो एग्जाम होता है वो 83 सब्जेक्ट्स में कंडक्ट कराया जाता है। और इसमें होते हैं पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 2 यानी कि जिस चीज से आपने मास्टर्स कर रखा है। एक और चीज, यूजीसी नेट का एग्जाम वही लोग दे सकते हैं जो जिन्होंने मास्टर्स कर रखा हो या फिर मास्टर्स कर रहे हो। अब उनका एक अपना सब्जेक्ट होता है मास्टर्स करने का। तो वैसे ही अगर आपका कोई सब्जेक्ट है, जैसे कि मेरा सब्जेक्ट था कॉमर्स, तो मैंने कॉमर्स के थ्रू किया, वैसे ही जिनका भी सब्जेक्ट होता है तो उनका ही पेपर 2 वही सब्जेक्टिव पेपर होता है। तो ये पेपर 2 है। पेपर 1 जो है वो सभी को पढ़ना है, यानी जो भी 83 सब्जेक्ट्स वाले हैं ना, इन सभी को पेपर 1 की पढ़नी होती है। जितने भी ये टोटल यूनिट्स 10 दिख रहे हैं ना, ये सारी चीजें 83 सब्जेक्ट्स वालों को पढ़नी है, यानी कि हर किसी को पढ़नी है। इसीलिए इसका नाम ही है जनरल पेपर ऑन टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड। ओके, अब इसका कोड जो है, सब्जेक्ट कोड, वो है 0000, इसलिए क्योंकि ये जनरल पेपर है। पर जो पेपर 2 वाले लोग हैं इन्हीं का एक कोडिंग दिया होता है, सब्जेक्ट का कोड दिया होता है। जैसे कॉमर्स का है 008 है, पर वैसे ही बाकी जो भी सब्जेक्ट वाइज है उन सबके भी अपने सब्जेक्ट कोड होते हैं। ठीक है, ये एग्जाम जो है वो 3 घंटे का होता है, एंड इसमें 150 क्वेश्चन होते हैं। 150 मतलब 50 होते हैं पेपर 1 के एंड 100 होते हैं पेपर 2 के। ये सारे जो होते हैं वो 2 मार्क्स के होते हैं, यानी कि टोटल 300 मार्क्स का क्वेश्चन ये जो होता है एग्जाम होता है, जो कि 3 घंटे का होता है। मतलब सोचो 1 घंटा मतलब 100। ठीक है, तो इस तरीके से आपके जो एग्जाम होते हैं ये होता है आपका ऑनलाइन बेस्ड पे एग्जाम लिया जाता है। ऑब्जेक्टिव्स होता है, इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड आंसर आते हैं। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। चलो अभी तक मैं वीडियोस में नहीं डाल पा रही थी, मैंने लगा दिया, अचानक से आ रहा है। नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है, यानी कि आप दिल खोल करके जितनी गलतियां करना चाहो कर सकते हो। सारे क्वेश्चन गलतियां तो बिल्कुल भी मत करना,
क्योंकि इससे आपके मार्क्स थोड़े से इधर हो जाएंगे। पर हाँ, इसमें आप सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो। जैसे क्या होता है बैंकिंग में, एसएससी में, इन सब चीजों में क्या होता है कि आप सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं कर सकते क्योंकि उसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। मतलब आपने अगर एक चीज गलती कर दी तो आपको सारी चीजों पे असर पड़ जाता है। पर इसमें ऐसा नहीं है, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप अच्छे से इसको कंप्लीट कर सकते हो। अब जो देखते हैं पेपर नंबर 1 है, उसमें टोटल 10 यूनिट्स होते हैं और इन 10 यूनिट्स के बारे में हम जानेंगे आगे। वैसे इन सबका जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होता है वो 40% होता है, यानी कि पेपर 1 में आना चाहिए आपको 40 मार्क्स, पेपर 2 में आना चाहिए आपको 80 मार्क्स। लेकिन सिर्फ इतने आने से आप पास नहीं हो सकते। ये आपका जो मिनिमम है, जैसे पासिंग मार्क बोलते हैं ना, तो वो पासिंग मार्क्स है। जैसे कि आप जानते हो कि अभी तक जो भी आपने बीकॉम किया, एमकॉम किया, मतलब कॉमर्स तो छोड़ो, जितने भी सब्जेक्ट से आपने बैचलर्स लिया या फिर इंटरमीडिएट किया, तो सब में पासिंग मार्क्स होते थे ना। तो वैसे इसमें पासिंग मार्क है जो कि इसमें 40% का और इसमें भी 40% का है, पर इसमें ये 40 मार्क्स हो जाता है, ये 80 मार्क्स हो जाता है। ठीक है, तो ये होता है पासिंग मार्क, यानी कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स। ठीक है, अब चलते हैं हम हमारे पेपर की तरफ, जो कि जनरल पेपर है, यानी कि सभी के लिए है। तो आप सभी इसको देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से। अब इसमें हम करा रहे हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स। पेपर 1 आपके लिए क्यों जरूरी है? क्योंकि ये आपको बताता है कि आपको पढ़ाना कैसे है, क्या पढ़ाना है। ये क्या कौन डिसाइड करता है? पेपर नंबर 2। लेकिन पेपर 1 डिसाइड करता है कि आपको पढ़ाना कैसे है, मतलब और क्या क्या चीजें जो आपको एक्स्ट्रा पढ़ानी है, एक्स्ट्रा तो चीजें यूज करनी है, वो टीचिंग एप्टीट्यूड है। आप देखोगे कि बहुत सारे लोग जो बुकेश वाले जो लैंग्वेज यूज करते हैं, लाइक अब तो आपको मालूम है कि इंग्लिश है, तो अगर इंग्लिश को जैसे जो दिया हुआ है वही पढ़ना है। पर आप देखते हो ना, उसका जो बहुत जो बुकिश लैंग्वेज वाले लोग होते हैं उनको बहुत कम लोग जान रहे होते हैं, या फिर उनको बहुत कम लोग वो कर रहे होते हैं कि अच्छा पढ़ाते हैं। पर जो लोग आपको बाकी चीजें जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज के साथ पढ़ाते हैं, मतलब पढ़ाना वही है सेम चीज पर थोड़ा सा अलग वे में, तो वो सब चीजें कैसे यूज करते हैं। जब आप उन्होंने पेपर 1 का ये सारी चीजें आप देखोगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि कोई भी क्लास को इफेक्टिव बनाने के लिए आपको क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी, ताकि आप बहुत अच्छे से पढ़ा सकते हो। क्योंकि यूजीसी नेट ही आप कर रहे हो ताकि आप टीचिंग एबिलिटी पे खरे उतर सको। ठीक है, यानी कि आपकी जो एलिजिबिलिटी है उसकी टेस्टिंग है। तो फर्स्ट है यूनिट नंबर 1, यानी कि टीचिंग एप्टीट्यूड। पहला ही है टीचिंग के लिए, यानी कि आप किस तरीके से टीचिंग करा रहे हो, कौन कौन से सपोर्ट मटेरियल्स यूज कर रहे हो, आपके जो लर्नर्स हैं उनके बारे में आप उनका बिहेवियर कैसे देख पा रहे हो, आप उनको कैसे असेस कर रहे हो, उनका इवेल्युएशन कैसे निकाल रहे हो, उनको फीडबैक्स कैसे दे रहे हो, खुद भी कैसे ले रहे हो, उनको जो मेथड्स जो है वो कैसे कैसे यूज कर रहे हो पढ़ाने के लिए। तो ये सारी चीजें आती हैं टीचिंग एप्टीट्यूड में। फिर आते हैं रिसर्च एप्टीट्यूड में। रिसर्च एप्टीट्यूड में भी यही चीजें हैं कि आप रिसर्च को किस तरीके से कर रहे हो, इसमें कौन कौन से टाइप्स आपने यूज किया है, स्टेप्स क्या क्या है, इसमें आपने थीसिस कैसे लिखा है, आपने इसकी टेस्टिंग कैसे करी है। तो ये सारी चीजें जो रिसर्च का पार्ट है, यानी कि जब तक रिसर्च नहीं है तब तक तो आदमी आगे बढ़ नहीं सकता ना। अपडेटेशन के लिए रिसर्च बहुत ही जरूरी है। तो ये दोनों चीजें जो है मैंने आपको पहले करा रखी है। तो अभी हम कर रहे हैं कॉम्प्रिहेंशन, यानी कि कॉम्प्रिहेंशन में हमें, अब देखो कि इसमें मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स तो नहीं मिलेंगे, बट इसमें आपको टिप्स एंड ट्रिक्स में कराऊंगी आपको कि किस तरीके से आप टिप्स एंड ट्रिक्स यूज करके आप कॉम्प्रिहेंशन को बहुत ही अच्छी तरीके से इसमें अच्छे नंबर पा सकते हो। क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन या फिर पैसेज ये जो है ये आपको मिलेगा पेपर नंबर 1 में भी मिलेगा एंड पेपर नंबर 2 में भी मिलेगा। अब पेपर नंबर 1 में मिलेगा आपको 5 मार्क्स के, लेकिन मतलब 5 क्वेश्चन यानी कि 10 मार्क्स के। अब पेपर नंबर 2 में मिलेगा आपको 20 मार्क्स के। अब सोचो सिर्फ एक यूनिट किया और आपको ये 30 मार्क्स का फायदा हुआ। तो इसके लिए टिप्स एंड ट्रिक्स बहुत जरूरी है ना। तो आज हम करेंगे कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन लाइक आपको कोई भी पैसेज दिया हुआ है और उसको पढ़ करके आपको उसमें उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर करने हैं। ठीक है, तो ये आपने बुक में भी देखा होगा, जो भी जितने भी बुक्स आते हैं उन सभी को आपने देखा होगा कि कितने स्टोरी वाइज लिखा है और स्टोरी के लास्ट में आपको कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। जब तक आपने स्टोरी नहीं पढ़ा तब तक आप क्वेश्चन तो कंप्लीट नहीं कर सकते। तो यही है कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन को हिंदी में समझ भी कहते हैं, मतलब किसी चीज को समझना या फिर उसको अवधारणा लेना। ठीक है, तो ये होता है कॉम्प्रिहेंशन। फिर आएंगे हम कम्युनिकेशन पे, यानी कि कैसे कम्युनिकेट करना है लोगों से, किस तरीके से हमें अपने स्टूडेंट से भी इंटरेक्शन बनाए रखना है, कितना बॉडी लैंग्वेज यूज करना है, कितना नहीं करना है, कितना अग्रेसिव बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, आप कितने पॉजिटिव रहना है। तो ये सारी चीजें कम्युनिकेशन का पार्ट है। तो कम्युनिकेशन किस तरीके से, देखो आजकल ऑनलाइन और ऑफलाइन भी कम्युनिकेट करते हैं हम, यानी कि किसी के सामने से किसी को
अब टेलीफोनिक भी होता है कम्युनिकेशन, राइट, यानी कि विजुअली भी कर सकते हो, काइनेस्थेटिक में जो यूज होता है, ये सारी चीजें आपको कम्युनिकेशन में पढ़नी है। तो इसके भी जो आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो है वो कंप्लीट करा दिए जाएंगे। फिर आगे आएगा मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, यानी कि अब देखो आपके लाइफ में मैथ्स भी बहुत जरूरी है एंड रीजनिंग भी बहुत जरूरी है, वरना आप लूट ले जाओगे। मतलब कहीं आप दुकान में गए और आपको नहीं पता कि 20% का डिस्काउंट मतलब कितना डिस्काउंट हुआ, तो अगर आपको डिस्काउंट के बारे में नहीं पता तो बंदा तो आपसे जो 500 की चीज है तो 20% डिस्काउंट बोल करके आपको सिर्फ 50 रुपए का डिस्काउंट देगा। तो आपको तो लगा कि चलो 50 रुपए कम तो हुआ, बट आपको नहीं पता कि 20% डिस्काउंट नहीं है। तो ये चीजें कैसे पता चलेगी आपको, जब आपने मैथ्स अच्छे से किया हुआ हो। रीजनिंग यानी कि जो मैथमेटिकल रीजनिंग होता है, आप इसमें भी आपको नहीं पता कौन से रीजन से कोई भी चीज आ रही है सामने, उसका स्टेटमेंट किस तरीके से है, आपको ये नहीं पता, तो फिर दिक्कत तो होगी ही ना। और एक टीचर को इन दोनों चीजों की बहुत ही जरूरत पड़ती है ताकि वो स्टूडेंट को अच्छे से समझ सके। अब अगर आप जॉब कर रहे हो, आपकी सैलरी जो आ रही है उसमें कितना कटाव हो, कितना कट रहा है आपका सैलरी, कितना पीएफ में जा रहा है, कितना अलाउंस मिल रहा है, सारी चीजें अगर आपको नहीं पता, मतलब नंबर्स नहीं पता, ये नंबर्स तो सभी को पता होता है, ठीक है। तो ये भी बहुत जरूरी है आपके लिए। यूनिट नंबर 5, तो ये भी करना है आपको। इसमें भी आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड चैप्टर्स होंगे, वो भी करा लिए जाएंगे, मतलब उसकी भी मैं क्लास लूंगी आगे। फिर लॉजिकल रीजनिंग मतलब जो रीजनिंग है मैथमेटिकल है वो मैथ्स के साथ है, पर जो रीजनिंग लॉजिकली है, यानी कि जो स्टार्टिंग से की हुई है कि किस चीज का परसेप्शन क्या होता है, किस कारण से ये होता है, कहीं आग लगी है तो उसका कारण क्या है, धुआं उठ रहा है तो उसका कारण क्या है, तो ये सारी चीजें जो कॉज पे बेस्ड होती है ना, ये लॉजिकल रीजनिंग, मतलब उसमें लॉजिक, तो लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है। फिर डेटा इंटरप्रिटेशन की तरफ आएंगे, बिल्कुल कॉम्प्रिहेंशन की तरह है, बस इसमें क्या है कि इसमें नंबर्स रखे हैं, मैथमेटिकल है। मैथमेटिकल में अब देखो एक मैथमेटिकल यहाँ मिल गया, एक यहाँ मिल गया, ठीक है। तो इसमें भी क्या है, ये दोनों एक दूसरे से अटैच्ड है। अब इसमें भी क्या है, इसमें कुछ डेटा दिए हुए हैं, अब उसको डेटा को आइडेंटिफाई करके आपको क्वेश्चन का आंसर देना होता है। तो ये भी चीज है, इसमें भी 5 आते हैं क्वेश्चन। वैसे ये जो टोटल यूनिट्स है ना, इन सब में से 5-5 क्वेश्चन आते हैं एवरेज, ऑन एन एवरेज। और कभी कभी क्या होता है, किसी चैप्टर से 3 क्वेश्चन दे दिया जाता है तो किसी यूनिट से ज्यादा दे दिया जाता है, तो वो चीजें बेस्ड करती है कि वो किस तरीके से क्वेश्चन बनाते हैं, बट ऐसे ऑन एन एवरेज है कि 5 क्वेश्चन सभी से आते हैं, ठीक है। फिर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जो कि यूनिट नंबर 8 है। अब इसमें क्या है, इसमें टेक्नोलॉजी बेस्ड है, किस तरीके से हम ऑनलाइन सारी चीजें कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस वगैरह जो स्वयं प्रभा ये सब चीजें हैं, ये सब भी आईसीटी का ही पार्ट है। तो आपको ये भी जानने की जरूरत है कि टेक्नोलॉजी जो है वो हमारे ऊपर कितना असर किया हुआ है और हम इसके कितने वो में है। अभी कोविड के बाद से टेक्नोलॉजी की बहुत ज्यादा डिमांड हो चुकी है। अब देखो ऑनलाइन क्लासेस बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ के होने लगे हैं, तो ये सब चीजें कैसे आती हैं, ये सब आईसीटी में आएंगी आपको। तो मतलब बहुत सारी चीजें इंटर रिलेटेड हैं, जो टीचिंग एप्टीट्यूड में आपको देखने को मिलेगा, वो चीजें आपको इन्फॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी में देखने को मिलेगा, साथ साथ वो हायर एजुकेशन में देखने को मिलेगा। तो बहुत सारी चीजें जो है एक साथ अटैच्ड भी हैं। तो अगर आपने अच्छे से कर लिया तैयार तो आप बहुत, मतलब ये नहीं है कि सब में जो टॉपिक है वो सबका अलग अलग ही है, सब कुछ इंटर रिलेटेड भी है, बहुत सारी चीजें ऐसी है। फिर है आगे यूनिट नंबर 9, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, यानी कि किस तरीके से आपका डेवलपमेंट हो। आपको पीपल्स के बारे में जानना है, आपको डेवलपमेंट के बारे में जानना है, आपको एनवायरनमेंट के बारे में जानना है। तो अगर आपने अब एनवायरनमेंट के बारे में, ये सब कुछ तो चीजें होती है ना जो आप टीचिंग के बेस पे बता सकते हो, या फिर इसके बेस पे आप आगे वो कर सकते हो। कोई एक्टिविटीज कराने होते तो कैसे आप एनवायरनमेंट बेस्ड कराते हो। जैसे अभी आपको मालूम है कि गवर्नमेंट ने बहुत सारी चीजें इनिशिएट किया है, जिसमें आप सस्टेनेबिलिटी को ले लो, या फिर आप देखोगे कि गवर्नमेंट ने बहुत किस तरीके से एमिशंस को रोकने का काम किया है। तो जो भी है इसकी जो मतलब जितने भी स्कीम्स वगैरह लागू किया है गवर्नमेंट ने, और खुद पहले से भी इसकी जो बहुत सारी चीजें पढ़नी है आपको, जैसे आपको इसमें पॉल्यूशन वगैरह भी पढ़ना पड़ेगा, डिजास्टर्स क्या क्या होता है। तो ये सारी चीजें जो है पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट का पार्ट है, जो कि आपको आगे पढ़ना है। फिर है यूनिट नंबर 10, यानी कि हायर एजुकेशन सिस्टम। तो हायर एजुकेशन सिस्टम क्या है कि स्टार्टिंग से आपने कौन सा एजुकेशन सिस्टम फॉलो किया है, अभी तक आप क्या कर रहे हो। स्टार्टिंग मतलब कि एंशिएंट टाइम से, यानी कि सोचो वैदिक काल, ये सब
बुद्ध धर्म वाला जो है वो सब चीजें जो है ये इस टाइम से शुरू हुई है आपका एजुकेशन, और अभी तक में इसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं, अभी तक क्या चल रहा है, ये सारी चीजें करनी है। यानी कि पहले एंशिएंट जाना है, फिर आपको मेडिएवल युग में जो एजुकेशन सिस्टम था वो पढ़ना है ब्रिटिश के टाइम का, फिर उसके बाद आफ्टर इंडिपेंडेंस यानी कि अभी जो हमने 1947 के बाद से जो अभी तक हमारा एजुकेशन सिस्टम आया है वो सब भी पढ़नी है, अभी कौन सा सिस्टम चल रहा है। तो ये सारी चीजें आपको हायर एजुकेशन सिस्टम में करना है। देखने में बहुत ही ज्यादा लगता है ये, पर छोटे छोटे टॉपिक्स हैं उन सबका आपने अगर डेली ऐसे कंप्लीट करना शुरू किया तो आपको ये 10 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट मतलब पूरी तरह से नहीं, लेकिन आप जो मेन जो टॉपिक कर रहे हो वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इसकी वजह से फिर आप जो PYQs है, MCQs है वो लगाते रहो, आप एग्जाम बहुत अच्छा कर पाओगे। PYQs इसलिए जरूरी होते हैं आपके लिए क्योंकि उसके जरिए आपको ये मालूम चलता है किस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कौन कौन से मतलब क्वेश्चंस को किस तरीके से ढाल सकते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, राइट। तो प्रैक्टिस करना आपके लिए बहुत ही जरूरी है, ठीक है। तो आज चलते हैं कॉम्प्रिहेंशन, जिसको हिंदी में कहते हैं समझ। तो आज हम करेंगे इसके टिप्स एंड ट्रिक्स टू एक्यूरेसी, यानी कि सटीकता के लिए युक्तियां और तरकीबें। तो चलिए देख लेते हैं हम कि इसके लिए क्या क्या युक्तियां हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि इसके जो 3 टिप्स हैं ये कौन कौन से हैं, यानी कि इसके जो मेन जो टिप्स होते हैं वो 3 होते हैं। आप बोलोगे सिर्फ 3, तो चलिए देख लेते हैं वो 3 किस तरीके से हैं। सबसे पहला जो है वो स्किमिंग। स्किमिंग का मतलब क्या होता है? स्किमिंग का मतलब होता है कि कोई भी चीज जल्दी जल्दी कर लो, जल्दी जल्दी पढ़ लो। मतलब आपको जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो इस तरीके से दिया हुआ है ना, तो कई बार क्या होता है अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी खासी है, स्किमिंग तभी आप यूज करें जब आपकी रीडिंग अच्छी खासी है और आप बहुत बार रीडिंग कर चुके हो, ठीक है। ये नहीं है कि आपने स्टार्टिंग से स्किमिंग पार्ट शुरू कर दिया तो आपके लिए वो बहुत ही मतलब हानिकारक हो जाएगा। तो ये स्किमिंग उनके लिए है जिन लोगों की रीडिंग बहुत अच्छी है। तो रीडिंग में जैसे क्या होता है ना, हिंदी में अगर किसी की रीडिंग हिंदी में अच्छी तो आप उनको पता होता है हर जगह नजर आया तो हम है को ऐसे स्किप कर देते हैं। तो स्किमिंग का पार्ट ऐसे ही है कि कुछ कुछ चीजें जो नोन चीजें होती है जो बार बार यूज हो रही है। अब जैसे कि कुछ जो प्रोनाउंस वगैरह होते हैं बार बार यूज हो रहा है, इज, एम, आर, हैव, हैव, मतलब कि जो ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं ये सारी चीजें जो है आपको बार बार जैसे दिखने को मिल रही है तो आप इसको स्किप कर देते हो, आगे बढ़ जाते हो, कुछ और पढ़ रहे हो। तो ऐसे जो क्विकली जो आप रीडिंग कर रहे हो ना उसी को कहते हैं स्किमिंग, यानी कि कुछ कुछ चीजें जो ऐसे बीच बीच में छोड़ दी। अब ये नहीं कि जो इंपॉर्टेंट चीज है उसको भी छोड़ दिया, मैं ये उन लोगों के लिए बोल रही हूँ जो लोग बहुत ही अच्छे खासे एक्सपीरियंस्ड पीपल हैं। अब ये चीजें आप इंग्लिश में भी कर रहे हो, हिंदी में भी कर रहे हो, ठीक है। जिनकी रीडिंग बहुत अच्छी है वो स्किमिंग का पार्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको स्किप ही कर दो, स्किमिंग को स्किप कर दो। चलो फिर देखते हैं पैराफ्रेजिंग क्या है। पैराफ्रेजिंग क्या है? पैराफ्रेजिंग ये है कि जो पैराग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, अब मान लो इतना का पैराग्राफ है और फिर पैराग्राफ चेंज, राइट। तो इतना दूर में जो पैराग्राफ जो दिया हुआ है इस पैराग्राफ को आपको फ्रेज करना है। फ्रेज का मतलब क्या है? इसमें कुछ भी चीज इंपॉर्टेंट जो दिख रही होगी, अब इसमें जो भी कुछ इंपॉर्टेंट दिखा, अब आपके पास तो जो कॉपी है, ठीक है, आपको एक पेज मिला हुआ होता है, उस पेज में आप क्या करो, फर्स्ट पैराग्राफ ऐसे लिख करके, फर्स्ट लिख करके, और आप वहां पे इंपॉर्टेंट जो आपको लगता है इसमें कुछ फ्रेजेस यूज हुए हैं, कुछ ऐसा टाइप यूज हुआ है जो आपको लगता है कि नहीं इंपॉर्टेंट सा लग रहा है, वो आप यहाँ पे 1 2 3 करके ऐसे नोट कर लो। इसको कहते हैं पैराफ्रेजिंग। अब क्या होगा, इससे फर्स्ट वाले पैराग्राफ में लिख कर दिया, सेकंड वाले पैरा में आए उसमें कुछ इंपॉर्टेंट दिखा तो सेकंड पैरा करके ऐसे लिख दिया। ये क्या है, ये आपके आगे के क्वेश्चन के लिए बार बार टाइम देने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि कम टाइम हो जाएगा। तो ये आपके टाइम बचाने के लिए भी है और प्लस में आपको वो पैराग्राफ अच्छे से समझने के लिए, ठीक है। फिर आएंगे हम एलिमिनेटिंग नेगेटिव स्टेटमेंट। एलिमिनेट करना है जो नेगेटिव स्टेटमेंट दिया हुआ है। ये क्वेश्चन बेस्ड होता है। क्वेश्चन बेस्ड का मतलब ये है कि जितने भी आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है, अब कुछ कोई कॉम्प्रिहेंशन दिया हुआ है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, या कोई पैसेज दिया है और पैसेज के नीचे आपको कोई क्वेश्चन दिया, तो क्वेश्चन में सबसे पहले आप क्या करो, जो भी नेगेटिव स्टेटमेंट दिख रहा है ना उसको एलिमिनेट कर दो, हटा दो। जैसे आप हटाओगे आपको आंसर्स के करीब पहुंचते जाओ। तो जो भी नेगेटिव स्टेटमेंट आपको दिख रहे होते हैं उस पैराग्राफ के अकॉर्डिंग, जो उस पैराग्राफ के अकॉर्डिंग नेगेटिव स्टेटमेंट दिख रहा है उसको एलिमिनेट कर दो, हटा दो। तो इस वजह से क्या होगा, आपको क्वेश्चन का आंसर भी बहुत ही अच्छे से मिलता जाएगा। तो ये 3 टिप्स है, ये है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए बहुत ही जरूरी। अब आगे चलते हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं सोल्यूशन का गाइडलाइन क्या।
तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सॉल्यूशन का सबसे पहला जो गाइडलाइन होता है वो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ की आइडियाज। मतलब कि जो भी पैराग्राफ वगैरह दिए हुए हैं इसमें कुछ ना कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो आपको की आइडियाज देते हैं, ठीक है, कि इस आखिर इस मेन जो कॉम्प्रिहेंशन है इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, क्या चीजें हैं, क्या ये आइडिया देने की कोशिश कर रहा है। तो ये चीजें हैं, इसका आपको आइडेंटिफिकेशन करना है और आपको अपने कॉपी में लिखना है। लिखने इसलिए है ताकि आप जैसे क्वेश्चन करोगे आपको जैसे वो आइडिया आया, आपने ये लिख लिया, आपने लिख लिया कि ये वाले पैसेज में था, ये वाले फेज में था, तुरंत आपको क्वेश्चन दिखा, उसमें आपको ये वर्ड दिख गया, आप तुरंत उसी फेज में चले जाते हो, उसी पैराग्राफ पे चले जाते हो। तो क्या होता है, टाइम बच जाता है, आपको बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती, ये वाला वर्ड कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है, ठीक है। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ की आइडियाज, देन है समराइज द पैराग्राफ। पैराग्राफ को क्या है, समराइज करो, कि उसको संक्षेप में अपने आप में वो, जैसे क्या होता है ना, कई बार आपको जो पैराग्राफ दिए हुए हैं उसके बारे में आपको भी पूछा भी होता है क्वेश्चन में कि आप जो है उसको समराइज कैसे कर सकते हो, मतलब कौन से कोई एक वर्ड बताओ जो जिसमें आप इस क्वेश्चन ये पूरे पैराग्राफ को रख सकते हो। तो ये सारी चीजें जो है आपको पढ़ने के बाद समझ पाएंगी। फिर डिटरमाइन सेंटेंस लिंक्स, यानी कि जो सेंटेंस का जो लिंक है उसको भी डिटरमाइन करना है, आपको निर्धारित करना है कि इस वाले पैराग्राफ का या फिर इस वाले जो सेंटेंस है इसका लिंक कौन से वाले सेंटेंस के साथ बैठता है। तो ये भी चीजें आपको देखनी पड़ेंगी, यानी कि बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अब सोचो 30 मार्क्स चाहिए तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। फिर क्या है, आस्क क्वेश्चंस टू वन सेल्फ, मतलब कि अब आपने पूरा कॉम्प्रिहेंशन पढ़ लिया तो आपको ये भी ध्यान देना है कि आखिर इसने दिया क्यों था, कुछ तो कारण होगा, कुछ तो है ऐसा कि इसने हमें ये वाला पैराग्राफ दिया। मतलब कि खुद से भी पूछो सवाल कि इसका मतलब क्या है, क्यों दिया उसने, क्या कारण है उसका। तो जैसे पूछोगे आंसर मिल गया, हो गया काम खत्म। तो मतलब कॉम्प्रिहेंशन आप कर सकते हो। सॉरी वो मेरे एक्सप्रेशंस थोड़े से बदल रहे हैं, पर चलिए देखते हैं हमारा कॉम्प्रिहेंशन का जो पैसेज का जो क्लासिफिकेशन है वो कौन कौन से कैटेगरीज में होता है, यानी कि इसके जो क्वेश्चंस होते हैं किस किस टाइप से क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। फर्स्ट है मेन थीम और सेंट्रल आइडिया, मतलब कि कभी क्वेश्चन में ये बोल देगा कि बताओ ये जो पैसेज दिया हुआ है, जो क्या कॉम्प्रिहेंशन दिया हुआ है, दिया हुआ है, इसमें जो मेन थीम जो है वो क्या है, सेंट्रल आइडिया क्या है। तो मतलब मैं आपको बता रही हूँ क्वेश्चंस इस तरीके से पूछे जा सकते हैं, तो आप इन सब चीजों पे भी ध्यान देना जरूर सीखिए। फिर है ऑथर्स की ओपिनियन एंड एटीट्यूड, मतलब कि आपको बताना है कि लेखक की राय क्या है, उसका दृष्टिकोण क्या है इस पैराग्राफ को कंप्लीट करने में, इस आरसी को कंप्लीट करने में, ताकि आप अब खुद को ऑथर समझ लो और फिर उसके बाद उसके ओपिनियंस वगैरह देखो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व भी करना है। तो यानी ये क्वेश्चंस की लिस्ट है, ये क्या क्या हो सकती है। अब इसमें आपको ये भी पूछेगा कि एक्सप्लिसिट और डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन क्या क्या मिली इसमें से, वो बताओ। फिर इम्प्लिसिट इन्फॉर्मेशन क्या मिली, मतलब इसके अंदर में आपको कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन मिली वो बताओ। फिर है लैंग्वेज का एक्सप्रेशन क्वेश्चन, यानी कि इसमें कौन कौन से लैंग्वेज के थ्रू जो एक्सप्रेस किया गया है क्वेश्चंस को वो भी आपको बताना है। एक्सप्रेस का मतलब, लैंग्वेज एक्सप्रेशन का मतलब है कि कोई सेंटेंस दिया हुआ है उसमें आपको पूछ रहा है कि बताओ इसमें इमोशनली कुछ गया है कि नहीं गया है, अग्रेसिवली कुछ हुआ है कि नहीं हुआ है। तो ये सारी चीजें भी आपको लैंग्वेज एक्सप्रेशन क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फिर है क्वेश्चंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पैसेज। और पैसेज का मतलब यहाँ मार्क लिखा है, बट आप पैसेज का मतलब समझ आना, ये जो पैसेज जो दिया है वही है। तो इसका ऑर्गेनाइजेशन समझना है आपको कि जो पैसेज जो दिया हुआ है उसके ऑर्गेनाइजेशन किस टाइप से बनते हैं, और इस टाइप से आपको क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। फिर है एनालॉग्स आर्ग्यूमेंट, यानी कि इसके जो एनालॉग बने हुए हैं उसका जो आर्ग्यूमेंट है वो किस तरीके का है, मतलब इस टाइप से आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टाइप का है वो आपका ये दोनों चीजें जरूर पूछे जा सकते हैं। तो ये चीजें आपको ध्यान देनी पड़ेगी, और ये तभी होगा जब आप इसकी प्रैक्टिस कर रहे होते हो। वैसे अगर इसमें आपको कुछ प्रैक्टिकली देखना हो तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के पेपर 1 में आपको कॉम्प्रिहेंशन के प्रैक्टिसेस देखने को मिलेंगे, तो वहां पर आप जरूर जाएं, आप उसको आराम से देख सकते हो। तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से मैंने जो बताया है वो उसमें मैंने यूज करके भी दिखाया है। तो आई होप कि आपको ये जो कॉम्प्रिहेंशन का जो पार्ट है वो कंप्लीटली समझ में आया कि किस तरीके से आप अपने टिप्स एंड ट्रिक्स यूज करोगे तो आपको एक्यूरेसी मिलेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप कि आपके जो भी कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड जो भी क्वेश्चंस होंगे वो दूर हो गए होंगे। अगर पूरी तरह से दूर नहीं हुए तो आप उसकी प्रैक्टिस जरूर करिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए,
और सब्सक्राइब भी करते हुए जाना, ताकि आपको जो नेक्स्ट वो है वीडियोस है बेल आइकन के थ्रू आपको उसकी अपडेट भी जरूर मिल जाएगी। सो विश यू वेरी ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड फॉर योर प्रिपरेशंस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और वो भी बहुत ही अच्छे टिप्स एंड जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके साथ। बाय बाय।